हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अब डिस्कशन करने जा रहा हूँ टारगेट करते हुए सीजीएल 2024 को एक मॉक टेस्ट। जैसा कि आपसे प्रॉमिस हुआ है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू और मॉक टेस्ट के थ्रू हम लोग कवर अप कर रहे हैं इस बार का सीजीएल जो आपका लगा हुआ एग्जाम, जिसकी तैयारी चल रही है, उसे अंतिम रूप देने के लिए आ गया हूं मैं आपके साथ। तो फटाफट चलिए अपनी अंतिम तैयारी को एक फाइनल अंतिम रूप देने की तरफ बढ़ते हैं। और याद रखिएगा, यहाँ पर हम लोग जो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, 2 प्रीवियस ईयर पेपर और फिर एक मॉक टेस्ट। तो 2 प्रीवियस ईयर पेपर आपसे डिस्कशन हो चुके हैं, बढ़िया रिस्पॉन्स है, आंसर भी अच्छे कर रहे हो आप। आज मॉक टेस्ट की बारी है, ठीक है ना। मॉक टेस्ट में भी ऑब्वियसली क्वेश्चंस वही हैं जो आए हुए हैं एग्जाम में या एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। लेवल थोड़ा अच्छा रखा गया है, आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज करने की कोशिश करी गई है, बट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वैसे ही करेंगे पेपर को जैसे आपको एग्जाम में करना है। उन गलतियों को ध्यान रखेंगे जो एग्जाम में हमसे हो सकती हैं, आदत में लाएंगे ऐसी चीजें जो सीधे एग्जामिनेशन हॉल में आपको हेल्पफुल होंगी, ठीक है ना। तो फटाफट शुरू कर लेते हैं, बट 2-3 चीजें आपके लिए जरूरी हैं, बता दूं। सबसे पहला तो भैया यही है कि लाइक शेयर करते चलना। अगर आपको मेहनत हम लोगों की अच्छी लग रही है, आपका सपोर्ट भी बड़ा जरूरी है हमारे लिए, मोटिवेशन हमको वहीं से मिलता है, तो प्लीज लाइक शेयर सेशन को जरूर कर दीजिए। 100% बेनिफिशियल होने वाला है डेफिनेटली। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे आ गए हो तो कुछ ना कुछ नया सीख कर जाओगे या फिर कॉन्फिडेंस बढ़ाकर अपने आंसर्स को सही करवा कर जाओगे, ठीक है ना। तो ये चीजें ध्यान रखना। अच्छा, टारगेट कर रहे हैं सीजीएल को, तो सीजीएल का फेज 2 होता है। देखो, पहली चीज तो आपको आपका सिलेबस और सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर्ड होने चाहिए, और उसके बाद में प्रैक्टिस। तो इन दोनों चीजों को हम लोग कवर अप कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पर। अब आपके साथ कैसे मेहनत करनी है, तो दोनों सोल्यूशन भी हैं हमारे पास। भाई, प्रैक्टिस तो हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट के थ्रू कर ही रहे हैं। टॉपिक्स को लेकर के अगर कंफ्यूजन है, कोई भी ऐसा टॉपिक इंग्लिश का जो आपको नहीं आता था अभी तक, जो कंफ्यूज करता था, जैसे मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल दूं अगर, तो एक सुपर फ्लॉज का पोर्शन होता है, क्वेश्चन टैग। कई बार बच्चे को पता होती हैं ये सब चीज़ें, सबको पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन सब कुछ पढ़ते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे एडवर्ब के बारे में कुछ पूछूं, भाई एडवर्ब क्या होता है, कितनी तरह का होता है, तो शायद बेसिक सी चीज़ें आप बता पाओगे। हमें ये तक नहीं पता होता कि सॉरी, प्लीज़, काइंडली, ये जो वर्ड्स हम डेली बोलते हैं, इनका पार्ट ऑफ स्पीच एडवर्ब भी होता है। सोचिए, अब ऐसी चीजों को जस्टिफाई करना, समझना, डिफाइन करना, टॉपिक्स को लेकर के अगर आपके डाउट्स या कंफ्यूजन्स हैं, नहीं कवर्ड किए अभी तक, किसी टॉपिक को लेकर के प्रॉब्लम है, तो सॉल्यूशन भी हमारे पास है। इंग्लिश का फाउंडेशन बैच इतना इंपॉर्टेंट बैच है ना, ये आपके लिए इतना यूजफुल कि अगर आपने एक बार ये बैच कंप्लीट कर लिया तो आप ये मान के चलो कि आपकी जो दौड़ भाग होती है ना, इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म पे जाना, सर कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, समझ में नहीं आ रहा है, रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी चीज़ें नहीं आ रही हैं जो एग्जाम में हेल्प करें, उन सब का वन स्टॉप सोल्यूशन है ये फाउंडेशन बैच आपका, ठीक है ना। तो फाउंडेशन बैच इंग्लिश का, जिसमें सारे के सारे टॉपिक्स जितने लिखे हैं, तो मिनिमम है, मैं आपको बता रहा हूं, इसमें मैं अपनी तरफ से ऐड कर देता हूं एटसेट्रा, ठीक है ना। बहुत सारे टॉपिक्स मैंने कवर्ड किए हैं इसमें, और सिर्फ 499, मतलब मिनिमम प्राइसेस। और ये प्राइस पूरे साल भर के लिए है, मतलब हर मंथ का नहीं है, साल भर का पूरा प्राइस है ये, जस्ट 499। मतलब एक बार आपको पे करना है, और हमेशा के लिए आपकी छुट्टी, ये जो टेंशन है ना उससे, कि भाई टेंसेस नहीं आते, वर्ब नहीं आती है, कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होता है, ईडियम्स एंड फ्रेजेस कैसे तैयार करें, वोकैब कहाँ से तैयार करें, कैसे तैयार करें, इनके अलावा रीडिंग कैसे अच्छी करी जाए, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज, आपकी स्पोकन का पार्ट कैसे इंप्रूव करें, वो सब मैंने यहाँ पर डिटेल में बता दिया। मतलब इंग्लिश से रिलेटेड जो आपका डर है, कभी बैकग्राउंड नहीं रहा हो, प्रॉब्लम करती हो इंग्लिश की वजह से सिलेक्शन रुक जाता है, तो अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अब है सोल्यूशन आपके पास।
ध्यान रखिएगा, ये बहुत आसानी से अवेल कर सकते हो आप इसको। और ईजिली प्ले स्टोर पे बस जाइए और जाकर के वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर। उस पर आपको सारे के सारे माई कोर्सेज में जाएंगे, पहला ही सेगमेंट आपको दिखेगा और वहाँ से सारे कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। अच्छा, अगर टॉपिक्स कवर्ड हैं और केवल प्रैक्टिस चाहिए है तो सीजीएल का टारगेट बैच भी अवेलेबल है, ठीक है ना। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन जस्ट 199 में, एंड दिस वन इज फॉर 6 मंथ, 6 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ है ये। केवल इंग्लिश ही नहीं, कंबाइंड भी अवेलेबल है अगर आप मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, मतलब पूरा का पूरा एसएससी एक साथ कवर करना चाहते हैं। 6 मंथ्स का टाइम मोर देन एनफ है, सफिशिएंट है अगर आप प्रॉपरली टाइम देते हैं तो, ठीक है ना। अब चलिए आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पे। करना क्या है, वही पुराना काम, क्वेश्चंस पढ़ेंगे, देखेंगे क्या चीज़ पूछी गई है, इसको नोट करेंगे, जो आंसर होगा वो डिफाइन करेंगे, उसके अलावा कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी तो वो सीखते चलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। अब ऑब्वियसली शेयर लाइक करना वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन ही पूछा गया एंटोनिम का। अब फिर याद दिला दूं, जब एंटोनिम पूछते हैं तो सिनोनिम दे देते हैं, सिनोनिम पूछते हैं तो एंटोनिम दे देते हैं, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। द वर्ड इज ऑब्सेक्यूअस। अब ऑब्सेक्यूअस का मतलब क्या होता है, ऑप्शंस आप देखो तो हो सकता है ज्यादातर ऑप्शंस आपको समझ में आ रहे हो। क्लेवर पता है, ओपैक, ओपैक होता है जिसके थ्रू देखा नहीं जा सकता, अल्पारदर्शी जो होता है उसको लोग बोलते हैं ओपैक, मतलब लाइट जिसके थ्रू पार नहीं हो सकती। ट्रांसपेरेंट जो नहीं होता है, जिसके पार ना देखा जा सके, वो ओपैक का मतलब आप समझ लो धुंधला, नॉट क्लियर, ठीक है ना। केयरफुल पता है सावधान, क्लेवर पता है चालाक। अच्छा, डोमिनियरिंग, अगर ये वर्ड नहीं पता है तो इसको भी याद रख लेना। डोमिनियरिंग मतलब होता है रौब जमाने वाला, वो पर्सन ना जो दूसरों के ऊपर बड़ी रौब जमाता है, धौंस जमाता है, उसको बोलते हैं रौब जमाने वाला, उसे बोला जाता है डोमिनियर। अच्छा, डोमिनियरिंग को आप डोमिनेट से रिलेट कर सकते हो, है ना। डोमिनेट करना मतलब दूसरों को दबाने की कोशिश करने वाला, दूसरों को अपने से लोअर मानने वाला, इन्फीरियर मानने वाला, खुद को सुपीरियर मानने वाला, उसके लिए आता है डोमिनेरिंग। अब ऑप्शंस का क्या करोगे जब भाई वर्ड ही हमें नहीं पता हो अगर, तो है ना। तो अगर वर्ड नहीं पता है तो फिर प्रॉब्लम है, ठीक है। अभी तक नहीं सामने आया, नहीं पता था, अब सामने आया है, सीख लेते हैं। ऑब्सेक्यूअस का मतलब होता है चापलूस। बताइए, अब चापलूस अगर इसका पर्सन हुआ तो चापलूस क्या होता है, आई एम श्योर ये भी आपको पता होगा। चापलूस वो पर्सन होता है जो दूसरों की खुशामद करता है, ठीक है ना, दूसरों को खुश करता है। इसका अपोजिट पूछ रहे हैं तो जो दूसरों के ऊपर धौंस जमाए। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अब मेरा आंसर आया, उसके पहले आपका आंसर आना चाहिए, आप टैली करोगे और सीखोगे, ठीक है ना। मेरे हर आंसर के आने से पहले आपका आंसर मिल जाना चाहिए मुझे, तभी तो मजा आएगा ना। आप पहले आंसर करो, फिर हम लोग डिस्कशन करें, अगर गलत हो जाए तो सीखते हैं, सुधारते हैं उसको। तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वॉइस का क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा खुशी मुझे मिलती है वॉइस के क्वेश्चंस को देख के, मतलब चुटकियों में टिक होने वाला। कैसे, पैसिव में सेंटेंस पूछा गया है, क्या करना है, द सिचुएशन कुड हार्डली हैव बीन अल्टर्ड। अच्छा, पैसिव तो दिया ही हुआ है, अच्छा एक्टिव में होगा ये, मतलब ये थोड़ा सा यहां पर करेक्शन की जरूरत है, इसको एक्टिव में करना था, ठीक है। अच्छा चलिए, पैसिव दिया है, एक्टिव में करते हैं। अब एक्टिव में करने का तरीका क्या है, देखो भाई, एक तो रिवर्स करके तरीका है, दूसरा सबसे आसान तरीका ऑप्शंस का पैसिव फटाफट ट्राई कर लो। देखते हैं, जैसे द इंटरफेरेंस ऑफ द पुलिस फोर्स कुड अल्टर, यहां कुड हार्डली हैव बिन अल्टर्ड दिया है, हैव तो कम से कम होना ही चाहिए था, कुड के बाद नहीं दिया है, तो ये ऑप्शन 100% एलिमिनेट करिए। द इंटरफेरेंस ऑफ द पुलिस फोर्स, हैड यहां दिया है, यहां कुड ही गायब कर दिया है, 100% इसको भी एलिमिनेट कर दीजिए। द इंटरफेरेंस ऑफ द पुलिस फोर्स कुड हार्डली हैव अल्टर्ड, अब हैव के बाद अल्टर्ड थर्ड फॉर्म है, तो यहां बी जब आएगा तो वो भी थर्ड फॉर्म में आ गया। ये सही आंसर हो सकता है, भले ही 100% आप श्योर हो कि यही है, फिर भी एक बार सारे ऑप्शंस प्लीज पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर क्या कैसे करके कंफ्यूज कर देगा ना, ये ऐसे नहीं पता चलता। देख लो एक बार फटाफट जल्दी से, कैन दिया हुआ है, कुड आना चाहिए, तुरंत एलिमिनेट करो, भले शुरुआत से मत पढ़ो, बस ये देख लो कि यहाँ कैन जैसी चीज दी, एलिमिनेट हो गया। अब सही आंसर आप टिक करोगे, ऑप्शन नंबर सी शुड बी द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। अब देखो, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ओके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। टू विलिंग टू ओबे अदर पीपल, मतलब वो पर्सन जो दूसरों की बात मानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक रहता है। विलिंग का मतलब बहुत ईगर होता है ना, बहुत उत्सुक रहना। तो वो जो दूसरों की बात मानने के लिए, उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए, ओबे आम श्योर पता है आपको, है ना, बहुत विलिंग रहता है। अब ऑप्शंस देख लो, सारे ऑप्शंस सब से शुरू किए गए हैं SUB वाला, और आई एम श्योर कुछ ऑप्शंस इसमें ऐसे हो सकते हैं जो आपको ना पता हो। अब कैसे इनको डिसाइड करोगे, कैसे क्या वर्ड है? अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैं हमेशा बोलता हूं, मतलब एक क्वेश्चन और 4 वन वर्ड्स तैयार करा देता है आपका। तो अगर आपने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए ना, तो 80 वन वर्ड तैयार हो जाते हैं एक साथ। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें सीखिए। अभी नहीं भी पता हो, मैं बोल रहा हूँ आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, कोई इश्यूज नहीं है भाई, अब सीख लेंगे। अब बोला गया है कि वो पर्सन जो दूसरों की बात मानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक रहता हो, हमेशा मानने के लिए तैयार रहता हो, उसे हिंदी में गुलाम, मतलब उर्दू में ऑब्वियसली, है ना, सर्वेंट कह सकते हैं। उसे इंग्लिश में बोला जाता है सब सर्वियंट। अब आप देखो, सर्वियंट सर्वेंट से नहीं मिलता जुलता लग रहा है। सर्वेंट जो गुलाम होता है ना, तो सब सर्वियंट सर्वेंट से रिलेट हो जाएगा। सब्लीमेट का मतलब होता है किसी चीज को मॉडिफाई करना। सब्लीमेट किसी चीज का लेवल अप कर देना, उसका स्तर ऊंचा कर देना, ये आता है सब्लीमेट। तो सब्लीमेट का मतलब होता है इंक्रीज कर देना या ट्रांसफॉर्म कर देना, ऐसे लिख सकते हैं आप, ट्रांसफॉर्म इनटू प्योर फॉर्म में ले आना। या आइडियलाइज्ड फॉर्म, इस फॉर्म में लेकर के आना, ठीक है ना, किसी चीज का स्तर ऊंचा कर देना। स्तर ऊंचा करना, ऐसा सेंस आता है इसका, ठीक है ना। अब सब्जुगेट की अगर बात की जाए, सब्जुगेट क्या होता है? किसी चीज को, जैसे सब सर्वेंट होता है ना, इसका अपोजिट मान लो, ये वो पर्सन होता है जो दूसरों का गुलाम होता है। सब्जुगेट क्या होता है? कि जो दूसरों को अपने कंट्रोल में रखना चाहे, मतलब मालिक जो होता है ना, मालिक बनने की धौंस जमाने वाली जैसे बात हम लोगों ने की थी, उसके लिए आता है सब्जुगेट वर्ड। तो इसका मतलब होता है किसी चीज को अंडर कंट्रोल लेना, टू ब्रिंग अंडर कंट्रोल, किसी के ऊपर कंट्रोल, नियंत्रण करना, उसको रिप्रेजेंट करता है ये। अच्छा, लास्ट जो वर्ड यूज किया गया है सब एल्टर्न, इसका मतलब जैसे ये होता है किसी चीज का स्तर ऊंचा करना, वैसे ही सब एल्टर्न का मतलब होता है लोअर स्तर का, स्टेट का, ऑफ लोअर स्टेट। मतलब स्टेट का मतलब हालत, दशा मान लो, तो लोअर स्टेट मतलब होता है तुच्छ, जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, जिसका स्टेट बहुत अच्छा ना हो उसके लिए। अब आप खुद देख लो, जो ओबे करे इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। याद रखना, ये स्तर ऊंचा करना, ये इसके लिए यूज किया गया है, ब्रिंग अंडर कंट्रोल, नियंत्रण में रखना, और ये तुच्छ लोअर स्टेट का जो होता है उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं फटाफट। 4 में क्या पूछा गया है? एक अंडरलाइन सेगमेंट दिया हुआ है और उसको सब्स्टिट्यूट करना है सही ऑप्शन से। ऑनेस्टी इज मोर सुपीरियर देन रिचेस। ओके, क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कौन से चैप्टर से है। तो ये मुझे जो याद आ रहा है वो एडजेक्टिव चैप्टर से आया है, क्योंकि सुपीरियर, इन्फीरियर, ये सब वर्ड कीवर्ड हैं जिनके थ्रू आप पहचान सकते हो। अब इनके 2 रूल ध्यान रखना। पहला क्या है? सुपीरियर, इन्फीरियर, ये सब वर्ड पहले से ही कंपैरेटिव हैं, तो सुपीरियर जैसे वर्ड के साथ मोर या मोस्ट का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पहला तो ये ऑप्शन खत्म। तो मोर यहां दिया हुआ है, नहीं होना चाहिए, इसका मतलब नो इम्प्रूवमेंट तो हो नहीं सकता। नो इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है कि जो दिया हुआ ऑप्शन है वो सही है, तो जो दिया हुआ पार्ट है वो तो पहले से गड़बड़ है। अच्छा, एक जगह और देखो, सुपीरियर के साथ मुझे मोर दिख रहा है, तो ये मैं तुरंत हटा सकता हूँ। फार लग सकता है, फार के साथ इश्यूज नहीं है, ठीक है ना, वो एडवर्ब की तरह से यूज हो जाता है। अच्छा, दूसरा, सुपीरियर, इन्फीरियर इन वर्ड्स के साथ कभी भी देन नहीं लगता, टू लगता है।
तो दो रूल यहाँ पर रिलेट हुए। ऐसा ही एक रूल प्रायर के साथ, प्रिफर के साथ, इंफीरियर, सुपीरियर, बेटर के साथ मोर या मोस्ट लोग लगा देते हैं, मोर बेटर नहीं होना चाहिए, डबल कंपैरेटिव एक साथ नहीं आता है ना। और दूसरा सुपीरियर, इंफीरियर सब के साथ टू आना चाहिए, देन नहीं। तो देन यहां दिया हुआ है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। लो 3 खत्म, चौथा ऑप्शन सही आंसर, सुपीरियर 2 होगा सही आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। 5 की बात करें, फिर से वॉइस का क्वेश्चन। अच्छा, हु टोर, अच्छा पैसिव ही इस बार पूछा गया और टोर दी हुई है यहाँ पर सेकंड फॉर्म। अब अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखती है तो फिर मैंने बोला है यहाँ पर बी की भी सेकंड फॉर्म यूज कर लीजिए, और बी की सेकंड फॉर्म होती है वॉज वर, यानी हर हाल में पैसिव में वॉज वर आएगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो अब फटाफट आप देख लो, यहाँ पर आर दिया है, सबसे पहले तो मैं इसको एलिमिनेट करूंगा। उसके बाद बाय होम सभी में है, वर सभी में है, कर्टेन सभी में है, टीयर्ड दे दिया गया है, टोर दे दिया गया है, टॉर्न दे दिया गया है। टीयर का मतलब होता है फाड़ना, टीयर की सेकंड फॉर्म होती है टोर। टीयर है वर्ब, एक टीयर आंसू वाला होता है, याद रखना, वो टीयर आंसू के लिए आता है, नाउन है वो, लेकिन ये टीयर जिसका मतलब निकलता है किसी भी चीज को फाड़ देना, ठीक है ना। कर्टन मतलब पर्दों की बात कर रहे हैं, पर्दों को फाड़ दिया गया। सेकेंड फॉर्म होती है टोर, थर्ड फॉर्म होती है टॉर्न। दिस इज सेकेंड फॉर्म, दिस इज थर्ड फॉर्म, एंड ऑब्वियसली पैसिव बना रहे हैं तो बी के बाद थर्ड वाली फॉर्म आनी चाहिए, यानी टॉर्न वाला, टीयर्ड नहीं होता। तो पहला ऑप्शन एलिमिनेटेड, टोर यहाँ टॉर्न दिया हुआ है, यहाँ टॉर्न दिया, यहाँ टोर सेकेंड फॉर्म दे दिया, ये ऑप्शन एलिमिनेटेड। बचा हमारा सेकेंड वाला, बी शुड बी द करेक्ट आंसर। कॉन्फिडेंटली टिक कर पाओगे अगर सही तरीका पता हो और बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। यहाँ तो मैं आपसे डिस्कशन करके मेंशन कर रहा हूँ बेटा, एग्जाम में तो चुटकियों में सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है ये। फटाफट देख के डिसाइड करो आंसर, आगे बढ़ो। ये वो क्वेश्चंस हैं जहाँ पे टाइम बचाना है आपको। अब इसी क्वेश्चन में आप चाहो तो टाइम बर्बाद कर सकते हो। कैसे? पहले इस सेंटेंस को आप पैसिव में कन्वर्ट करो, मतलब सेंटेंस पूरा लिखो, उसको पैसिव में कन्वर्ट करो, फिर चारों ऑप्शन से 1 बाय 1 टैली करो, हो जाएगा टाइम वेस्ट। करना नहीं है, एलिमिनेशन, तुरंत एलिमिनेशन। अगर ये पता है ना सही जगह पे चोट करनी है और कहाँ पे करनी है पता चल जाए तो बस आसान। वर्ब की फॉर्म डिसाइड करो, बी की फॉर्म डिसाइड करो, फटाफट ऑप्शंस पे जाओ, एलिमिनेट करो, आगे बढ़ जाओ। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ट्रैंक्विल, बहुत बेहतरीन वर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं तो इसको बोलूंगा टिक कर लो, मतलब इतनी बार ये आया है ना एसएससी में कि रट जाना चाहिए आपको। ट्रैंक्विल वर्ड रट जाना चाहिए आपके लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत, पीस, शांति के लिए, पीसफुल जो होता है। ट्रैंक्विलिटी का मतलब ही होता है शांति, सौहार्द, इसको रिप्रेजेंट करता है। हाँ, ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल वर्ड। क्लियर? अब ऑप्शंस देख लो, पूछा क्या गया वो ध्यान देना कि एंटोनिम पूछा गया है, और शांत का अपोजिट क्या होना चाहिए, अब आप खुद बताओ। परपेचुअल जो बोला जाता है ये कभी समाप्त ना हो, कभी समाप्त ना होने वाला, खत्म ना हो जो कभी भी, उसके लिए आता है। परमानेंट के लिए बोल सकते हो आप। अनरेफल्ड का मतलब भी शांत होता है। रेफल का मतलब होता है खलबली मचाना, तो अनरफल्ड होता है ना शांत। पानी अगर शांत है, उसमें कोई हलचल नहीं हो रही तो अनरफल्ड है। डिस्टर्ब का मतलब ही होता है परेशान। और टेम्पोरल, ये बड़ा अच्छा वर्ड है। टेम्पोरल का मतलब होता है सांसारिक, संसार से रिलेटेड, सांसारिक जो मोह माया जिसको आप लोग बोलते हो ना, उसके लिए आता है टेम्पोरल। टेम्पोरल मतलब संसार से रिलेटेड, वर्ल्ड से रिलेटेड। अब सही ऑप्शन देखो, शांति का अपोजिट क्या होगा? डिस्टर्ब्ड ही होना चाहिए। तो थर्ड शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। 7 की बात कर लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। एक से ज्यादा ब्लैंक दिए हुए हैं। अच्छा लगा मुझे क्वेश्चन ये, तो मैं ले आया। दो ऑप्शंस भी देखो दिए हुए हैं सभी में। तो ही वॉज सो एट हिज जॉब, वो कैसा था अपनी जॉब में। एबल का मतलब योग्य, एजाइल का मतलब बहुत चपल बोल सकते हो, बहुत एक्टिव बोल सकते हैं। एजाइल का मतलब फुर्तीला, एक्टिव होता है।
है ना, तो फुर्तीला भी हो सकता है, एबल भी हो सकता है, एक्यूरेट हो सकता है अपनी जॉब में। अडेप्ट ये वर्ड, तो अगेन ये वर्ड मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलूंगा, टिक कर लो, बहुत बार आया। स्किल्ड होता है ना, तो वो इतना स्किल्ड था। अब पहले वाले ब्लैंक में चारों ऑप्शन सही हो सकते हैं, ठीक है ना, तो यहां से तो आप नहीं डिसाइड कर पाओगे। बचे सेकंड वाले ब्लैंक में, तो इतना स्किल्ड था, एजाइल था अपनी जॉब में कि ही वॉज आस्ड, उससे कहा गया टू गिव अ टू द विजिटर, विजिटर्स को दे, क्या दे, डिस्क्लोजर दे, डिमोलिशन, डिमोलिशन तो ध्वस्त करना होता है यार, गिराना, ध्वस्त करना, नष्ट करना। तो आई एम श्योर ये तो समझ में आ रहा होगा कि ये वाला आंसर तो नहीं है भैया, तो एजाइल वाला खत्म, हटा देते हैं। डिस्क्लोजर दे, डिस्प्ले दे नहीं, डिस्प्ले किया जाता है, डिस्प्ले दिया नहीं जाता है, तो गिव और डिस्प्ले नहीं होगा। डिमॉन्स्ट्रेशन हो सकता है, हाँ डिमॉन्स्ट्रेशन को शॉर्ट में हम लोग डेमो बोलते हैं, डेमो देने के लिए गिव का यूज करते हैं। फोर्थ शुड बी द करेक्ट आंसर। डिस्क्लोजर नहीं हो सकता, डिस्क्लोजर मतलब घोषणा होता है, ठीक है ना, डिस्क्लोजर आपने देखा होगा, लगाया जाता है घोषणा की हम लोग सिगरेट को प्रमोट नहीं करते, ये ऐसी चीज़ें जो डिस्क्लोज करी जाती हैं, डिस्क्लोजर उसमें आता है, ठीक है ना। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो फोर्थ वाला हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेशन। वो इतना स्किल्ड था कि उसी से कहा जाता है कि विजिटर्स को डिमॉन्स्ट्रेशन दे। कुशल। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं, क्या बोला गया, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अच्छा फिर से 2 ब्लैंक है, बहुत बढ़िया। द टाइटल ऑफ द चीफ, टाइटल नेम ऑफ द चीफ, अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ वॉज अपॉन हिम, अपॉन का यूज देखो, इम्पोज्ड अपॉन हिम। अच्छा टाइटल, चीफ का जो टाइटल है वो उसके ऊपर थोप दिया गया, इम्पोज का मतलब होता है थोपना, जबरदस्ती इम्प्लीमेंट करना, तो चीफ का टाइटल थोपा नहीं गया, इम्पोज्ड अपॉन, ओके। बेस्टोड, हाँ बेस्टोड का मतलब होता है किसी को सम्मान देना, चीफ का टाइटल देकर उसको सम्मान दिया गया, ये हो सकता है। डिसमिस्ड अपॉन नहीं, ये भी नहीं होगा। एंड थ्रोन अपॉन, उसके बाद फेंका थोड़ी ना गया था ये टाइटल, तो सी और डी तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। इम्पोज भी थोपना नहीं होगा, टाइटल जो चीफ का टाइटल था उस देके उसको सम्मान दिया गया। बेस्टोड का मतलब होता है यहाँ पर रिस्पेक्ट देना, किसी को कृतार्थ करना, उसको सम्मान देना, इसके सेंस में आता है बेस्टोड। तो 8th का ऑप्शन नंबर बी, सेकंड शुड बी द करेक्ट आंसर। 9 देख लीजिए, द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, ओके 4 पार्ट्स में बांटा गया है। ग्रामेटिकल एरर फाइंड करनी है, एक ऑप्शन नो एरर का भी दिया हुआ है, ठीक है ना, अगर आपको लगता है कोई गलती नहीं है। तो देयर वाज अ लॉन्ग क्यू, क्यू का मतलब होता है पंक्ति, ठीक है ना, लाइन, अंग्रेजी में ही लिख दूं यार, लाइन ही तो इंग्लिश का वर्ड है, लाइन टू एंटर इनटू द एग्जीबिशन ग्राउंड। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, एंटर के साथ इनटू का इस्तेमाल नहीं किया जाता, एंटर द एग्जीबिशन ग्राउंड, इनटू की यहाँ जरूरत नहीं है, फिजिकल एंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं तो एंटर के साथ इनटू नहीं आता, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ऑब्वियसली टिक कर लेते हैं, ए वाला में एंटर इनटू दिया हुआ है, तो ए शुड बी द करेक्ट आंसर। Question number 10. Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. Underlined part को correct करना है। My father has been advised to reduce smoking. Father को advice की गई कि smoking कम करें। तो कम करना किसी चीज को, इसको बोला जाता है, मतलब कम करना यहाँ पर कटौती करने वाला है, जितना कर रहे हो स्मोकिंग उसमें कटौती करना, और उसके लिए सही फ्रेज होता है कम डाउन, कट डाउन। कट डाउन का मतलब होता है कम कर देना, तो नो इम्प्रूवमेंट तो ऑब्वियसली नहीं रखेंगे। कट डाउन, लोअर डाउन नहीं, लोअर झुकाने के लिए हो जाता है। रिड्यूस डाउन, रिड्यूस के साथ डाउन नहीं लगाते, कट डाउन होगा। सी शुड बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी वाला। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, select the most appropriate meaning of the underline idiom, okay idiom and phrase का क्वेश्चन है। he was punished for taking French leave। अब French leave मैंने पढ़ाया है, जहाँ पे नेशनैलिटी की बात हुई है आर्टिकल में, आप आर्टिकल का चैप्टर रिवाइज करोगे तो वहीं पे मैंने इसको डिस्कस कर लिया था, क्योंकि फ्रेंच एक तरह की नेशनैलिटी को ही रिप्रेजेंट करता है। अब टेक ऑन अ फ्रेंच लीव या टेकिंग फ्रेंच लीव का मतलब होता है लीव पर जाना, छुट्टी पर जाना, लेकिन बिना किसी को इन्फॉर्म किए। अगर आप बिना बताए छुट्टी पे चले जाते हैं, इसे बोला जाता है गो ऑन अ फ्रेंच लीव या टेक फ्रेंच लीव। ठीक, गो के साथ ऑन, टेक के साथ डायरेक्ट। सही आंसर
बीइंग एब्सेंट विदाउट परमिशन हो सकता है, लिविंग विदाउट इंटीमेशन, इंटीमेशन के बिना छोड़ के चले जाना। अच्छा, गिविंग लेम एक्सक्यूज, लेम एक्सक्यूज मतलब होता है झूठा बहाना, झूठा बहाना बनाना किसी चीज का। और रिजाइनिंग विदाउट गिविंग नोटिस, बिना नोटिस के रिजाइन कर देना, नहीं रिजाइन करने से इसका लेना देना नहीं है, बहाना बनाने से रिलेटेड नहीं है। इंटीमेशन, लिविंग विदाउट इंटीमेशन मतलब होता है बिना बताए चले जाना, बिना समझाए कोई चीज़ एक्सप्लेन किए चले जाना, वो भी नहीं होगा। तो बीइंग एब्सेंट, चूंकि ये लीव से रिलेटेड नहीं है, एब्सेंट से रिलेटेड है, इसलिए सही आंसर यहाँ फर्स्ट वाला हम टिक करेंगे। ठीक है ना, फर्स्ट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। 12 देख लीजिए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ पर्सन हु इज वेरी सेलेक्टिव, वो पर्सन जो बहुत सेलेक्टिव होता है, मतलब बहुत सेलेक्टिव का मतलब ये होता है कि उसको गिनी चुनी चीजें ही पसंद आती हैं। डिसगस्टेड ईजली, बहुत जल्दी चिढ़ जाता है। एंड इज हार्ड टू प्लीज, जिसको खुश करना बड़ा मुश्किल होता है। भाई कोई पर्सन अगर एक ही चीज लेकर के बैठा हुआ है तो आप उसको खुश कैसे कर पाओगे, आप कितना भी अच्छा कर लो, वो अगर मान के बैठा है कि नहीं मुझे यही चाहिए, तो फिर आप उसको खुश नहीं कर सकते। अब इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं देखो, मिस एंथ्रोप, मिस और एंथ्रोप वर्ड को मिला के बना है। एंथ्रोप वर्ड मैंने पहले भी पढ़ाया, मैनकाइंड को रिप्रेजेंट करता है। मीजो वर्ड से मिस आया है जो कि हेटर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो हो गया हमारा हेटर ऑफ मैनकाइंड, मानवता से नफरत करने वाला। फेस्टिडियस वो पर्सन होता है जिसको खुश नहीं किया जा सकता। सही आंसर यहाँ पर फेस्टिडियस ही होगा। सेलेक्टर तो सिलेक्ट करने वाला होता है। एम्बिगियस मतलब होता है नॉट क्लियर, कोई भी ऐसी चीज जो क्लियर नहीं है, मतलब उसके दो मीनिंग हो सकते हैं। अब कौन सा मीनिंग आप लोगे वो समझ में नहीं आता। जैसे अभी मैं आपसे पूछूं कि बताइए लेफ्ट का मतलब क्या होता है, लेफ्ट का मीनिंग क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? छूटना वाला, लेफ्ट का मतलब छोड़ देना वाला, या लेफ्ट का मतलब बायां वाला? भाई दोनों ही तो हो सकते हैं, जब तक सेंटेंस ना दिया हो तब तक नहीं डिसाइड कर सकते। तो ऐसे वर्ड्स या ऐसा सेंस, ऐसी बातें जिनके दो मीनिंग निकल सकते हैं, एमबी का मतलब ही दो होता है, कौन सा मीनिंग लेना है वो क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है, हाँ, तो ये होगा सही आंसर हमारा यहाँ पर फेस्टिडियस बी वाला। ये सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। सेकेंड शुड बी द करेक्ट आंसर। नाउ 13 की बात करें, मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। अच्छा, सिनोनिम का क्वेश्चन आ गया भैया, सिमिलर मीनिंग पूछा गया, गेस करिए। अब जो पहला ही वर्ड दिया है कंजेक्चर, अब अगर यही नहीं पता है आपको तब तो प्रॉब्लम है। कंजेक्चर का मतलब ही होता है किसी भी चीज को, उसके बारे में अनुमान लगाना, गेस करना। क्वेश्चन नंबर 13 है, याद रखना, कंजेक्चर का मतलब होता है अनुमान लगाना, गेस करना। अब अगर आपको पता था अनुमान लगाना होता है, देखो 2 सेकंड नहीं लगते आंसर टिक करने में, गेस करना। नहीं पता है तो भाई प्रॉब्लम है। नॉलेज का मतलब ज्ञान हो गया, बायस का मतलब हो गया भेदभाव करना, ट्रुथ का मतलब तो पता ही है, सच या सत्य, और गेस अनुमान लगाना, गेस करना। डी शुड बी द करेक्ट आंसर। पता है तो 2 सेकंड नहीं लगते। अब ये वर्ड याद रखना, कंजेक्चर, ठीक है ना? हाँ, अच्छा 14 में क्या बोल रहे हैं, दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, किसी भी चीज को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर लेना, नष्ट कर देना। अब ऑप्शंस अगर आप देखो, चाइड है, ब्लस्टर है, एनिहिलेट है, डॉडल है। आंसर गेस कर पाए अगर तो बताइए फटाफट जल्दी से। डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, और किसी भी चीज को पूरी तरह से नष्ट कर देना, इसे एक्चुअली बोला जाता है एनिहिलेट, नष्ट करना, डिस्ट्रॉय करना। चाइड का मतलब होता है किसी को डांटना, और ये स्कोल्ड का सिनोनिम होता है, डांटना। रिब्यूक भी आप इसको बोल सकते हो, एडमोनिश बोला जा सकता है ना? हाँ, ये रिब्यूक वर्ड ये अच्छा वर्ड है। ब्लस्टर और डॉडल, इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग अगर पता हो तो फटाफट बताइए।
देखो जो नहीं पता होगा वो ऑब्वियसली सोच सीख के जरूर जाना, ठीक है ना। आए भले हो आप ऐसे कि आपको पता नहीं है, लेकिन जब जाएंगे हम तो सीख के जाएंगे, ये चीज बिल्कुल माइंड में एकदम ले करके आइएगा। ठीक है डियर, फटाफट बताइए जल्दी से। ब्लस्टर, डॉडल, एनिहिलेश तो आपको मूवीज में कई बार सुनाई पड़ जाएगा। एनिहिलेशन मूवीज हैं, उसमें भी कई बार एनिहिलेशन का यूज किया गया है। अच्छा, चाइल्ड डांटने के सेंस में आता है। चाइल्ड की सेकंड फॉर्म बड़ी अच्छी है, चाइल्ड की सेकंड फॉर्म होती है चिड। याद रखना, ये चिड होती है इसकी सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म ऑफ चाइल्ड। अच्छा, डॉडल ये जो वर्ड होता है, डॉडल का मतलब होता है वेस्ट करना अपना टाइम। सिट आइडल, बेकार बैठना, खाली बैठना, टाइम बर्बाद करना, फालतू के काम करना, उसके लिए। अब ब्लस्टर के यूजेस कई सारे हैं। देखो ब्लस्टर का मतलब एक तो किसी चीज़ को अपोज करना होता है, और वो भी गुस्से में ज़ोर से किसी चीज़ के खिलाफ बोलना, वो होता है। ब्लस्टर अपोज करने के लिए भी यूज़ होता है, किसी चीज़ का प्रतिरोध करना, ठीक है ना, उसके सेंस में आता है। करेक्ट आंसर जो डिस्ट्रॉय कंप्लीटली पूछा गया है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला। दिस वन शुड बी द करेक्ट आंसर, एनिहिलेट वाला। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 में, अच्छा, गिवन बिलो जंबल ऑर्डर का सेंटेंस है, एक्सेप्ट 1 एंड 6। अच्छा, मतलब जंबल ऑर्डर में सेंटेंसेस दिए हैं, लेकिन पहला और छठा 1 और 6 भी दिया हुआ है जो कि जंबल ऑर्डर में नहीं है, तो आपको बाकी रीअरेंज करने हैं। फर्स्ट और 6 दिया हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं ताकि ऑप्शंस आपको दिख जाएं। ऐसे क्या दिया है, फर्स्ट सेंटेंस, रिसर्चर्स से दैट जॉगिंग अलोन इज अनहेल्दी। अच्छा, खाली जॉगिंग करना अकेले अनहेल्दी है। इट वॉज फाउंड दैट communal joggers have double the number of brain cells as solo runners. Communal joggers, okay. जॉगिंग अलोन इज हेल्दी, ओके। मुझे लगा था केवल जॉगिंग करना हेल्पफुल है, हार्मफुल है, अनहेल्दी है, लेकिन सच ये है कि अकेले जॉगिंग करना हार्मफुल है, ये बात कह रहा है। ये समझने वाला पार्ट है बेटा, ठीक है ना, कि जॉगिंग अलोन इज अनहेल्दी, मतलब अकेले अकेले अगर आप जॉगिंग करते हैं, जॉगिंग मतलब दौड़ना, अकेले नहीं दौड़ना है। कम्युनल जॉगर्स मतलब ग्रुप में दौड़ना चाहिए। हैव डबल द नंबर ऑफ ब्रेन सेल्स एज सोलो रनर, सोलो मतलब अकेले दौड़ने वाले, उनसे डबल हो जाते हैं ब्रेन सेल्स जो ग्रुप में दौड़ते हैं। These positive effects are suppressed when running occurs in isolation. ऐसे पॉजिटिव इफेक्ट्स जो होते हैं, प्रभाव, वो सप्रेस हो जाते हैं जब रनिंग कब होती है, अकेले में होती है। एक्सपेरिमेंट्स इंडिकेट दैट रनिंग अलोन स्टिफल्स ब्रेन सेल्स रीजेनरेशन। ब्रेन सेल का जो रीजेनरेशन होता है उसको स्टिफल कर देते हैं, ठीक है ना। स्टिफल मतलब वही कम कर देते हैं, अकेले दौड़ने की बात कर रहे हैं। एक्सपीरियंस्ड इन अ ग्रुप रनिंग स्टिमुलेट ब्रेन सेल्स ग्रोथ। स्टिमुलेट मतलब होता है बढ़ा देना, इंक्रीज कर देना, ठीक है ना। रनिंग जो है वो बढ़ाती है ब्रेन सेल्स की ग्रोथ को, आपको ग्रुप में अगर आप दौड़ते हैं तो। However, joggers around the world should remember that jogging is healthier than the rat race. बहुत अच्छा सा, मतलब अभी बोल रहे हैं ग्रुप में दौड़ना चाहिए, लेकिन रैट रेस से ज्यादा हेल्दियर है। हाँ, हेल्दियर देन द रैट रेस। अब बताइए क्या होगा सही आंसर। PQRS, देखो कौन कौन से, अच्छा SPR 3 जगह से शुरू है, मतलब Q से शुरू तो नहीं होगा, ठीक है ना, तो Q वाला ऑप्शन तो नहीं है। रिलेट अगर कर पाओ, बताइए व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। कहां से शुरू करेंगे। एक्सपेरिमेंट्स इंडिकेट दैट रनिंग अलोन, P से शुरू हो सकता है। दीज पॉजिटिव, इट वाज फाउंड दैट कम्युनल जॉगर्स हैव डबल द नंबर ऑफ ब्रेन सेल्स एज सोलो रनर्स, ठीक है। These positive effects,
अच्छा, दीज पॉजिटिव इफेक्ट्स जो प्लूरल वर्ड दिया है ना, ये एस वाला अगर आप रिलेट करो, यहाँ कोई प्लूरल वर्ड है नहीं तो आर के बाद तो क्यू आना नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हटा। देखो ध्यान से कैसे मैंने बोला, आर के बाद क्यू, ये ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि आर के बाद क्यों नहीं आ सकता, क्यों में दीज पॉजिटिव इफेक्ट्स बोले और पॉजिटिव बात यहाँ पे कहीं कहीं नहीं जा रही है। एक्सपेरिमेंट्स की बात की गई, इस एक्सपेरिमेंट इफेक्ट्स नहीं है, ये ध्यान रखना। तो आर के बाद क्यों नहीं आ सकता, ये हटा दिया हमने। क्यों क्या पी के बाद आ सकता है, पी के बाद इट वॉज फाउंड दैट have doubled the number of brain cells as solo runners, it was found। P के बाद Q नहीं, P के बाद भी Q नहीं आ सकता, तो A वाला ऑप्शन और B वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। P के बाद Q नहीं आएगा, Q जो आना चाहिए वो S के साथ आएगा। ये देखो एक्सपीरियंस, नहीं, एक मिनट। Q जो आएगा वो दीज पॉजिटिव इफेक्ट्स, मतलब सारे के सारे इफेक्ट्स की एक साथ बात कर रहे हैं, इसलिए Q शुड बी द लास्ट पार्ट, ये वाला RPSQ, पहला R से शुरू होगा। एक्सपेरिमेंट्स इंडिकेट दैट रनिंग अलोन स्टिफल्स ब्रेन सेल्स रीजनरेशन, इट वाज फाउंड दैट कॉमनली जगह डबल द, हाँ ये वाला P आएगा और P के बाद आएगा S वाला, experience in a group, however jogging around, yes D should be the correct answer। Q का पेयर अगर आप देखोगे तो ना तो P के साथ बनेगा और लास्ट में ही आना चाहिए। एक्चुअली Q पेयर नहीं बन रहा है, वो सबसे लास्ट पार्ट में आ रहा है, क्योंकि दीज पॉजिटिव इफेक्ट्स की बात हमेशा बाद में करी जाती है। नाउ 16 की बात करें, फाइलिंग डिवाइड किया गया एक सेंटेंस को कुछ पार्ट्स में। ही लुक्ड अपॉन मी आई टू आई। अच्छा, आई टू आई का मतलब होता है किसी बात पे अग्री हो जाना, ये एक ईडियम एंड फ्रेज का क्वेश्चन बनता है अलग से। ईडियम है ये, आई टू आई होना, इसका मतलब किसी बात पे अग्री हो जाना। ही लुक्ड अपॉन मी आई टू आई फॉर अ फ्यू मोमेंट्स बिफोर वी स्पोक। अच्छा, यहाँ पे अग्री होने वाला नहीं है, आई टू आई मतलब देखने की बात करें, आंखों में आंखें डाल के, सी आई टू आई होता है। इसको थोड़ा सा यहाँ पे मैं नीचे करेक्ट करके लिख देता हूँ, सी आई टू आई, इसका मतलब होता है किसी बात पर अग्री हो जाना, ये एक इडियम है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ जो बोला गया लुक अपॉन, ये फ्रेज गलत है, यहाँ पे देखने के लिए, चूंकि लिटरली देखने की बात कर रहे हैं तो लुक अप नहीं होता, लुक एट होता है। तो सही आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपॉन की जगह पर एट का यूज करेंगे, लुक एट 16 का। 17 की बात करें, क्या पूछा जा रहा है, एनिहिलेट। लो अभी तो एनिहिलेट आया था वर्ड यार, मुझे तो लग रहा है ये तो मतलब बोनस हो गया हमारे लिए। एनिहिलेट, नष्ट करना, डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, बहुत बढ़िया। अच्छा, ऐसा होता है कई बार, मैं आपको लिटरली बताऊं क्या होता है कि एग्जामिनर जब क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का सेलेक्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए उन्होंने कोई पैसेज या क्लोसेस बनाया, तो एक पैराग्राफ उठाया उन्होंने कहीं से, उसमें से पार्ट तो ले लिया क्लोसेस का, जो पार्ट बचता है कई बार वही सेंटेंसेस एग्जामिनर यूज करता है, या तो आपसे फिल इन द ब्लैंक पूछने के लिए, या स्पॉटिंग एरर, या फ्रेज रिप्लेसमेंट, या उन्हीं में से कुछ वर्ड पूछ लेता है एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चंस में। तो ऐसा कई बार आपको मिलेगा कि एक क्वेश्चन की हेल्प दूसरी जगह हो जाएगी। अभी एनिहिलेट का हमने मतलब पढ़ा, डिस्ट्रॉय करना होता है, नष्ट करना, और यहाँ देखो सिनोनिम में पूछ लिया गया, करेक्ट आंसर सामने आ गया हमारे, डिस्ट्रॉय करना। इनिशिएट का मतलब होता है स्टार्ट करना, ठीक है ना, ये स्टार्ट करने के लिए होता है। डिड्यूस भी अगर नहीं पता है तो वो भी याद रखो, डिड्यूस होता है किसी चीज का गेस करने के लिए, अंदाजा लगाने के लिए, अनुमान लगाने के लिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 18, ही वर्कड हार्ड टू फेदर हिज नेस्ट। अच्छा, ये क्वेश्चन जो फेदर हिज नेस्ट दिया, मतलब ये वाला क्वेश्चन भी फ्रेज रिप्लेसमेंट का ही है। अब आप देखो ये पार्ट अंडरलाइन किया गया, ये ऑप्शंस दिए गए। अब इस फ्रेज, ये ईडियम का मतलब क्या होता है, ऑप्शन में देखो, उसने कठिन मेहनत की, बी द एनवी, एनवी का मतलब होता है जलन, ईर्ष्या, तो दूसरों से ईर्ष्या करने के लिए थोड़ी ना कोई पर्सन मेहनत करता है, ये ऑप्शन खत्म हो गया।
प्रोवाइड फॉर हिज ओन नीड, हाँ ठीक है, अपनी ज़रूरतें पूरी करना। ज़रूरतें पूरी करना, पालन पोषण करना अपना या परिवार का। ट्रैप बर्ड्स, बर्ड्स को फंसाना जाल में, इसलिए कठिन मेहनत कर रहा था। क्या फेदर की बात हुई है तो बर्ड्स दिया है, हालांकि बर्ड से इसका कुछ लेना देना ही नहीं है। फेदर हिज नेस्ट, अपना घोंसला फेदर करना, डेकोरेट करना भी नहीं होता। मतलब ज़रूरतें पूरी करना अपनी, परिवार की, बीवी बच्चों की, उनके लिए आता है फेदर द नेस्ट। तो प्रोवाइड्स फॉर हिज ओन नीड, प्रोवाइड फॉर हिज ओन नीड, दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 का सेकंड, बी इज द राइट आंसर। नाउ question number 19, select the word with the correct spelling to fill in the blank. अच्छा, there were so many points in his speech, उसकी speech में बहुत सारे points थे। कैसे points थे? that the audience to get the message, कि audience को message मिला। अच्छा, irrelevant point थे। irrelevant मतलब होता है बेकार, useless, useless points थे। audience message को समझ नहीं पाई, fail हो गई। इंटरेस्टिंग पॉइंट्स थे उसकी स्पीच में, इतने सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स थे कि ऑडियंस मैसेज से बंध गई थी। टाइड, मैसेज से बंधना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुपरफिशियल मतलब काल्पनिक, इमेजिनरी, सुपरफिशियल इज इमेजिनरी। इमेजिनरी पॉइंट्स थे तो ऑडियंस ने मैसेज को सुना नहीं, इमेजिनरी होते तो भाई मैसेज क्यों सुनती। रिलेवेंट का मतलब होता है काम का, और हैस्टन मतलब होता है जल्दीबाजी। काम के पॉइंट से तो जल्दीबाजी में मैसेज नहीं मिले होंगे, नहीं। इररिलेवेंट पॉइंट से मतलब बेकार के पॉइंट से कि ऑडियंस मैसेज को समझ नहीं पाई। फर्स्ट शुड बी द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 19 का। 20 का देख लीजिए, फिर से रीअरेंजमेंट का पोर्शन आया, जंबल ऑर्डर का क्वेश्चन, फर्स्ट एंड सिक्स दिया हुआ है, बाकी आपको रीअरेंज करने हैं। ये है रीअरेंजमेंट। फिर से थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर देता हूं, बताइए क्या होगा सही आंसर। वन ऑफ द गिफ्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंस इज द अवेकनिंग ऑफ विमेन ऑफ आवर कंट्री। विमेन की जो अवेकनिंग है वो विमेन ऑफ आर है, यहाँ पर ये मैं आपको लिख देता हूं, यहाँ पर अवेकनिंग ऑफ आर, थोड़ा सा विमेन ऑफ आवर कंट्री। अच्छा, बिसाइड्स, इसके अलावा देयर टैलेंट इज रिकॉग्नाइज्ड, उनके टैलेंट को पहचाना जा रहा है। एंड दे आर अपॉइंटेड टू हाई पोस्ट इन द स्टेट, स्टेट में उनको हाई पोस्ट दी जा रही है। फ्री इंडिया हैज सीन विमेन एज गवर्नर, मिनिस्टर्स एंड एम्बेसडर। फ्री इंडिया ने देखा है विमेन को गवर्नर की तरह, मिनिस्टर्स की तरह, एम्बेसडर मतलब विमेन हमारे यहाँ गवर्नर भी बनी है, मिनिस्टर भी और एम्बेसडर भी। दैट इज बिकॉज आवर गवर्नमेंट इज मेकिंग एफर्ट्स टू रेज देयर स्टेटस। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे जो गवर्नमेंट है उनके स्टेटस को ऊंचा करने के लिए मेहनत कर रही है, एफर्ट्स कर रही है। विमेन हैव अ ब्राइट फ्यूचर इन इंडिपेंडेंट इंडिया। वी इवन हैड अ विमेन प्राइम मिनिस्टर, विमेन प्राइम मिनिस्टर भी हमारी रही हैं। अब या तो एस से शुरू होगा या क्यू से, अब आप खुद देख लो, दो ही ऑप्शंस हैं, क्यू से और एस से। क्या लग रहा है कहां से शुरू करेंगे? मुझे लग रहा है क्यू वाले से तो नहीं। फ्री इंडिया इज वन ऑफ द गिफ्ट ऑफ इंडिपेंडेंस इज द अवेकनिंग ऑफ विमेन ऑफ आवर कंट्री, मतलब जागरूक हुई हैं, अवेक जागी हैं। एक गिफ्ट जो इंडिपेंडेंस से मिला है हमें वो है अवेकनिंग ऑफ विमेन। एस और क्यू में फ्री इंडिया हैज सीन इंडिपेंडेंस हो सकता है। क्यू, हाँ यहाँ पे देखो, वी इवन हैड अ वुमेन प्राइम मिनिस्टर, हमारी वुमेन प्राइम मिनिस्टर भी रही हैं। ये इस पार्ट से रिलेट हो रहा है कि गवर्नर, मिनिस्टर, एम्बेसडर और इवन प्राइम मिनिस्टर, ये पार्ट इससे रिलेट कर रहा है। यानी क्यू को अगर हम लास्ट में रखें तो ये वाला ऑप्शन आता है। अब इसके अकॉर्डिंग जरा एक बार जस्टिफाई कर लेते हैं। इंडिपेंडेंस का जो गिफ्ट हमारे लिए रहा है वो अवेकनिंग ऑफ विमेन है हमारी कंट्री के लिए। फिर आया एस, मतलब विमेन हैव अ ब्राइट फ्यूचर इन इंडिपेंडेंस इंडिया, ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिया में। फिर आया आर,
दैट इज बिकॉज, हाँ गवर्नमेंट रेज करने के लिए उनके स्टेटस को एफर्ट्स कर रही है। फिर आया पी, बिसाइड देयर टैलेंट इज रिकॉग्नाइज, हाई पोस्ट पे रखा जा रहा है, और कैसे, गवर्नर, मिनिस्टर, एम्बेसडर एंड इवन प्राइम मिनिस्टर। यस, बी शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20। अब जो पोर्शन आएगा हमारा 21 से 25, ये है क्लोज टेस्ट का। फटाफट क्लोज टेस्ट पढ़ते हैं। अ टीम ऑफ इंडियन इंजीनियर्स, ब्लैंक लिखा है, शोन दैट डिजिटल फोटोग्राफ्स ऑफ द हैंड, हैंड का डिजिटल फोटोग्राफ लिया जाए, में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, तो ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को दिखा सकता है, शो कर सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है, ऐसा कुछ ऑप्शन। शोन यहां पे आया, इंजीनियर्स हैव शोन हो सकता है, टीम ऑफ, हैव के बाद चूंकि थर्ड फॉर्म आती है ना, शो की थर्ड फॉर्म शोन होती है। अच्छा, एंड सर्व एज एन अर्ली वार्निंग सिग्नल, अर्ली वार्निंग सिग्नल हो सकती है, पुअर लिपिड हेल्थ विदाउट अ स्टैंडर्ड ब्लड टेस्ट। ओके, signal. Researchers believe the program may be in the future. Program may be, मतलब इम्प्रूव्ड हो सकता है, ऐसा यहाँ पर पहले गेस जरूर करने की कोशिश किया करिए। इम्प्रूव्ड इन द फ्यूचर, फ्यूचर में इम्प्रूव हो सकता है। एंड इनटू मोबाइल फोन्स, अच्छा, एंड इंस्टॉल्ड, प्रोग्राम को इंस्टॉल किया जाता है, इंस्टॉल्ड हो सकता है। enable it to analyze digital images of the hand captured in the camera on a mobile phone। ओके, मोबाइल फोन के कैमरे से सोचिए आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल पता चल जाएगा। टैलेंट है। ऑप्शंस देखिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन, द टीम ऑफ इंडियन इंजीनियर्स प्लूरल है तो हैज वाले ऑप्शन तो सब खत्म। आर हो सकता है, लेकिन आर बनाएंगे तो पैसिव में बन जाएगा। आर शोन मतलब उनको नहीं दिखाया जा रहा है, उन्होंने दिखाया है। हैव वाला ऑप्शन होगा सही, हैव शोन, ये तो सिंपल सा था। डिजिटल फोटोग्राफ ऑफ द हैंड में कंडक्ट, अच्छा ये वर्ड तो मुझे लगता है आज ही हम लोगों ने पढ़ा है फिर से। कंजेक्चर, देखते हैं जरा, देखो कंजेक्चर वर्ड आया था क्या? हाँ बिल्कुल आया था, ये देखो कंजेक्चर। देख लिया मैं क्या बोल रहा था कि पैसेज ऐसी जगह से ही ले लिए जाते हैं और उन्हीं में से वर्ड पिक करके आपको दे दिए जाते हैं वोकैब के क्वेश्चन के पार्ट पे, या फिर फ्रेज रिप्लेसमेंट, स्पॉटिंग एरर, फिल इन द ब्लैंक, है ना। कंजंक्शन मतलब अनुमान लगाना। देखो यहाँ अगर समझ में आया ना तो यहाँ अपने आप समझ में आ जाएगा। कंजंक्शन मतलब होता है गेस करना, ये तो हमें समझ में आया। कंसील का मतलब होता है, रिवील का अपोजिट होता है हाइड, छुपाना। कंसील हाइड करना, रिवील सामने लाना, उजागर करना। कंडक्ट का मतलब होता है कुछ करना, आयोजित करना, किसी काम को करना, उसके लिए। तो क्या बोल रहे हैं सेकेंड वाले ब्लैंक के लिए, फोटोग्राफ ऑफ द हैंड में कोलेस्ट्रॉल लेवल को दिखा सकता है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। छुपा तो देखो नहीं सकता, गेस नहीं करना है, कंडक्ट कर सकता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंडक्ट कहाँ करेंगे, रिवील कर सकता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल दिखा सकता है, दर्शा सकता है, दर्शाना, दिखाना, शो करना। शो करने का इस सिनोनिम है देखो रिवील, ठीक है ना। थर्ड वाले ब्लैंक के लिए देखो, एज अर्ली वार्निंग सिग्नल पुअर लिपिड हेल्थ, अर्ली वार्निंग सिग्नल एट ऑफ बिफोर बाई। ओके, सिग्नल पुअर लिपिड हेल्थ का सिग्नल हो सकता है ना, तो बड़ा सिंपल हो गया यार, ऑफ हो गया। बताइए फटाफट। एंड सर्व एज एन अर्ली वार्निंग सिग्नल ऑफ पुअर लिपिड हेल्थ विदाउट अ स्टैंडर्ड ब्लड टेस्ट, बिना स्टैंडर्ड ब्लड टेस्ट के आपको पता चल जाएगा, एक सिग्नल मिल जाता है पुअर लिपिड हेल्थ का। अच्छा, फोर्थ वाला ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, मे बी, प्रोग्राम में बी इन द फ्यूचर इम्प्रूव्ड, मैंने यहाँ पे रखा था रिट्रैक्टेड, रिफाइंड, रिकॉर्डेड, रिजॉल्व्ड। बहुत बेहतरीन। रिट्रैक्ट करना मतलब किसी को रोक के रखना,
तो प्रोग्राम को रोक के थोड़ी ना रखेंगे, प्रोग्राम में भी रिकॉर्डेड इन द फ्यूचर। अच्छा, प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिफाइंड का मतलब होता है इम्प्रूव करना, देखो इम्प्रूव वाला ही ऑप्शन होगा। रिजॉल्व का मतलब होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करना, सॉल्व करना किसी प्रॉब्लम को। यहाँ जो सही आंसर में भी फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो इम्प्रूव ही होगा, रिकॉर्डेड तो नहीं होगा, है ना। एंड लास्ट इज, क्या बोल रहे हैं भाई लास्ट में, 25। एंड इनटू मोबाइल फोन्स, मोबाइल फोन में फॉर्मुलेट होगा, फिक्स्ड होगा, लोडेड होगा, फीचर्ड इनटू, फीचर्ड इनटू हो सकता है, लोडेड फिक्स्ड तो नहीं होगा, फिक्स्ड इनटू मोबाइल फोन। फॉर्मुलेट तो फॉर्मूला बनाने से, फॉर्मुलेट करना, बनाना, इम्प्रूव करना। मोबाइल में फॉर्मुलेट तो नहीं होगा, लोड कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन में, फीचर कर सकते हैं। फीचर का मतलब भी होता है शो करना, लेकिन आई थिंक मोबाइल फ़ोन्स की बात कर रहे हैं तो लोडेड शुड बी द करेक्ट आंसर, फीचर हटा देंगे। मोस्ट अप्रोप्रिएट लेना होता है, यहाँ भी ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे आज के 25 क्वेश्चंस हैं। आई होप चीज़ें हेल्पफुल होंगी आपको। रिवीजन करिएगा, वर्ड आपने देखे, एक जगह पढ़ा हुआ वर्ड दूसरी जगह काम आ सकता है एग्जाम में भी, और एग्जैक्ट एग्जाम में भी वैसा होता है कई बार, ठीक है ना। तो चीज़ें रिलेट करते हुए अगर आप सीख पाएँ, याद रख पाएँ कि हाँ ये वर्ड तो कहीं डिस्कस किया था, अभी दिखा था, ऐसा हो सकता है आपको हेल्पफुल हो जाए चीज़ें, ठीक है ना। चलिए कंटिन्यू रखेंगे इसी सेगमेंट को अपने हम लोग। अगली क्लास में मिलते हैं प्रीवियस ईयर पेपर के साथ, प्रैक्टिस करते चलिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट जुड़ने के लिए, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, और प्रैक्टिस बंद नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, लाइक शेयर प्लीज़ कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए।